बरेली में सरेआम फायरिंग का वीडियो सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर सरेआम गोलीबारी हुई है। जेसीबी में तोड़फोड़ और आगजनी। ये देखिए आप तस्वीरें बरेली की है जहां पर सरेआम फायरिंग हुई है। फायरिंग करते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। किस तरह से बीच सड़क पर यह फायरिंग की गई, सुनिए आप जरा आवाज। बरेली में दिन दहाड़े फायरिंग और आगजनी से सनसनी फैल गई। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पीलीभीत बाईपास रोड के बजरंग ढाबे के पास हुई घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामला प्लॉट पर कब्जे को लेकर हुए विवाद का बताया जा रहा है। फायरिंग में दबंग बिल्डर राजीव राणा के 100 से 150 गुर्गे शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्होंने प्लॉट पर कब्जे को लेकर बीच सड़क गोली चलाई। यही नहीं, प्लॉट में खड़े 2 जेसीबी में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की। फायरिंग होते ही पूरी सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। वाहन चालक इधर-उधर भागने लगे। सड़क पर मौजूद लोग बचने के लिए छिपने लगे, लेकिन दबंगों की गोलीबारी के बीच छत पर घूम रहे व्यक्ति को गोली लग गई। बिल्डर राजीव राणा के गुर्गों ने सुबह ही प्लॉट पर कब्जे को लेकर उत्पात मचाया। बड़ी बात यह है कि पूरी घटना इज्जतनगर थाने के इंस्पेक्टर जयशंकर की शह पर हुई है। थाने में तैनाती के समय से ही इंस्पेक्टर जयशंकर लगातार विवादों में। क्राइम मीटिंग में एडीजी जोन ने इंस्पेक्टर इज्जतनगर को हटाने का निर्देश भी दिया था। हैरानी की बात यह है कि इंस्पेक्टर ने पीड़ित पक्ष के आधा दर्जन लोगों को तो थाने में बैठाया, लेकिन आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार हो गए। और खबर फरीदाबाद से है। घटना सकते में डालती है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बेखौफ है दबंग। वल्लभगढ़ में कार सवारों ने पुलिसकर्मी को घसीट दिया। ड्राइविंग सीट पर फंसा ट्रैफिक पुलिस का एसआई और चालान काट रहे सब इंस्पेक्टर के साथ ही भागे कार सवार। ये देखिए तस्वीरें। कार रुकने पर 2 कार सवार उतरकर भागते हुए दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली है। किस तरह कार के साथ घसीटा गया पुलिसकर्मी को। ड्राइविंग सीट पर फंसा ट्रैफिक पुलिस का एसआई और उसके बाद घसीटते हुए आगे ले गए अपराधी। चालान काट रहे थे सब इंस्पेक्टर और उसी के साथ भागे कार सवार। चाय पकड़ इसकी। धर दबोचा गया है। कार रुकने पर 2 कार सवार उतरकर भागे, जो जानकारी मिल रही है। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी जितेंद्र। सड़क पर टैक्सी खड़ी करके सवारियां इकट्ठा कर रहा था, तभी जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, सब इंस्पेक्टर है, मौके पर पहुंचे। इसको गाड़ी हटाने के लिए वहां से बोला गया। जब ये नहीं माना तो इसके कागज मांगे गए गाड़ी के, लेकिन जब इसने कागज देने से इनकार किया तो इसकी चाबी निकालने की कोशिश की पुलिस ने, क्योंकि उस वक्त पुलिस को लगा कि नशे के अंदर है। तो उसके बाद इसने पुलिसकर्मी जैसे ही गाड़ी के अंदर से इसको बाहर निकाल रहे थे, इसने अचानक से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। एक सब इंस्पेक्टर की जान इसमें जोखिम में आ गई। बड़ी मुश्किल से इसको काबू किया गया और उसको पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां जब इसका मेडिकल कराया गया तो पता चला कि शराब के नशे में ये धुत था। इसके बाद इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इसके खिलाफ न सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, बल्कि पुलिसकर्मी की ऑन ड्यूटी जान जोखिम में डालने का मुकदमा भी इसके खिलाफ दर्ज किया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस घटना के बारे में जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर महाराष्ट्र के जलगांव से, जहां पर पथराव का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 20 जून को पुलिस पर पथराव करने का यह वीडियो है। रेप के बाद हत्या पर 20 जून को हंगामा हुआ था, जिसको लेकर जो वहां पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे उन पर पथराव किया गया। और ये उसका सीसीटीवी फुटेज। कैसे जान बचाने के लिए गेट के पीछे छिपते नजर आए पुलिसकर्मी, और पुलिसकर्मियों पर भीड़ कैसी हमलावर बनकर पत्थर बरसाती रही। और ये पूरा वाकया देखिए सीसीटीवी में कैद हो गया। 2 तस्वीरें, गेट के पीछे छिपे हुए पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं और पत्थरबाजों के बीच ये पुलिसकर्मी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जो जान बचाने के लिए गेट का सहारा ले रहे हैं। और लोग दर्जनों की तादाद में, सड़कों पर उतरे लोग पुलिसकर्मियों पर पथराव कर रहे हैं। 20 जून की घटना यह बताई जा रही है, जिसमें एक लड़की के साथ रेप और हत्या की वारदात हुई थी। उसके बाद लोग आक्रोशित नजर आए और जो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे उन पर पथराव करते हुए नजर आए ये लोग। और ये पूरा वाकया वहां लगे जिस मकान में पुलिसकर्मी छिपने की कोशिश कर रहे थे, उसके सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। दर्जनों लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं जो पुलिसकर्मियों पर पथराव करते हुए नजर आए।
और चलिए बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की। नीट पेपर लीक पर टीवी9 भारतवर्ष पर खुलासे लगातार जारी हैं। पटना में सॉल्वर गैंग के सेफ हाउस में पहुंचे टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता रुपेश कुमार। सेफ हाउस में ही छात्रों को उत्तर रटवाए गए थे। पटना में लर्न हॉस्टल को सेफ हाउस बनाया गया। यहीं पर 4 मई को सवाल जवाब याद करवाए गए थे। इसी हॉस्टल में 20 से 25 की संख्या में छात्र सेफ हाउस लाए गए थे। तो आप देखिए बकायदा उन छात्रों के नाम और जानकारी भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो 20 से 25 छात्र यहां पर लाए गए थे सेफ हाउस में, और यहीं पर तमाम जो प्रश्न पत्र है उनको रटवा दिया गया था। टीवी9 भारतवर्ष ने वो हर एक जगह दिखलाई है जहां पर ये पूरा कांड हुआ है, जहां पर पूरी साजिश रची गई, जहां पर छात्रों को रखा गया, जिसे सेफ हाउस कहा गया, जो NH का जो गेस्ट हाउस था, जहां पर पूरा कनेक्शन टीवी9 भारतवर्ष ने खुलासा किया। और टीवी9 भारतवर्ष ही वो पहला चैनल है जो सिर्फ जिक्र में जिसकी चर्चा हुई कि लर्न प्ले स्कूल, जो सेफ हाउस जिसे नाम दिया गया, कि यहीं पर 4 और 5 मई की रात को यहाँ पर 20 से 25 छात्रों को यहाँ पर रखा गया। यहीं पर उन्हें प्रश्न पत्र दिए गए, यहीं पे आंसर दिया गया और यहीं पर पूरी रात जिन्हें रटवाया गया। और यहीं से चिंटू पिंटू ने सबसे पहले चिंटू के मोबाइल पर, उसके व्हाट्सएप पर यहाँ पर आया था और यहीं प्रिंट निकाल कर पूरा इलाका एक बार आपको दिखलाते हैं कि कितना वीरान ये इलाका है। सड़कें तक नहीं है। पटना का आउटर इलाका जहां पर कुछ मकान बन रहे हैं, सिर्फ बनते हुए मकान, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आपको दिखेंगे, लेकिन रहने वाले शायद ही कहीं नज़र आए हैं। कोई प्रत्यक्षदर्शी तक अभी यहां तक नज़र नहीं आया है। यानी कि यहां अगर इस लर्न प्ले स्कूल, अगर यहां पर महीनों तक कोई अवैध काम हो तो किसी को कानों कान कोई खबर तक नहीं होगी। अंदर आप देखिए, हालांकि ऊपरी तल्ले पर मैंने देखा कि AC भी लगाया हुआ है, दोनों में बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, 2 गेट हैं। यहाँ पर एक लर्न, और हम आपको एक बार और ऊपर लेकर के चलते हैं। हम एक बार और कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जितने मकान हैं आसपास के इलाके में, ये सामने का मकान है और ऊपर हम दिखलाते हैं। ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ लोगों के रहने की निशानदेही ज़रूर आपको दिखेगी। और ये वो मकान है सामने, ये जो लर्न प्ले स्कूल आपको दिख रहा है, ये नीचे लर्न प्ले स्कूल है और ऊपर जिस तरीके से थोड़ी सी हरियाली दिख रही है और वहाँ पर ऐसा निशान दिख रहा है कि ऊपर कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर लोग रहते आए हैं। जो एक मुझे पता चला कि आशुतोष नाम के व्यक्ति यहाँ पर रहते आए हैं। लेकिन आसपास का आप इलाका देखिए, कूड़े का ढेर है और पूरा वीरान, खाली ज़मीनें हैं। कुछ दूर पर आप देखेंगे तो कुछ मकान वहाँ पर बनते हुए आपको दिखलाई देंगे। यानी कि एक तरह से जिसे सेफ हाउस कहा जा रहा है, ये जो अवैध काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बिल्कुल मुफीद जगह है, मुफीद माहौल है उनके लिए। ना आसपास कहीं ज़्यादा आबादी है, ना ज़्यादा लोग हैं। आप सामने भी ये मकान देखिए, सिर्फ ये मकान बन ही रहा है। और यहाँ पर ये बताइए, क्या ये मकान कुछ कोई रहता है यहाँ? इधर आइए। जी यहाँ पर है, यहाँ है। आप लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। जी जी जी। इसमें कोई कभी देखिए कितने दिन से यहाँ मकान बना रहे हैं? करीब 10-15 दिन से हैं। तो यहाँ कोई दिखा इस मकान में? तो नहीं दिखा है, नहीं दिखा है। अभी तक कोई नहीं दिखा? नहीं, हमें नहीं दिखा। आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं? 15-20 दिन से कर रहे आप क्या मिस्त्री हैं या लेबर हैं? मिस्त्री हैं। मिस्त्री है, राजमिस्त्री। जी। तो यहाँ किसी को देखा नहीं? नहीं, हमने नहीं देखा है। तो ये 15 दिन से ये राजमिस्त्री इस मकान में यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को यहाँ पर नहीं देखा है। और इसी तरह से, और मैं इसलिए दिखलाना चाह रहा हूँ कि कितना ये सेफ हाउस उस गैंग के लिए कितना सेफ है। जितना दुरूह होगा, जितना दुर्गम होगा अवैध काम करने वालों के लिए, वो बहुत सबसे ज़्यादा वो सेफ़ होता है, लिहाजा इसे सेफ हाउस नाम दिया गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का हमारा मकसद ये था कि पुलिस ये पता लगाए, सिर्फ पूछताछ के क्रम में इस लर्न प्ले स्कूल का जिक्र तो ज़रूर आया है, लेकिन पुलिस ये पता लगाए कि क्या सिर्फ नीट पेपर लीक के मामले में ही इसका इस्तेमाल हुआ है, या फिर ये जो सॉल्वर गैंग है, ये गैंग और भी जो पेपर लीक हुए हैं जिनका लिंक जुड़ा है पटना से, क्या उसका इस्तेमाल, क्या इस सेफ हाउस का इस्तेमाल, क्या इस लर्न प्ले स्कूल, लर्न बॉयज हॉस्टल का इस्तेमाल पहले भी होता आ रहा है। ये तमाम बहुत अहम बातें हैं जो पुलिस के लिए भी, और पुलिस जो कड़ियों से एक एक कड़ियों को जोड़ करके आगे बढ़ रही, इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं। झारखंड से एक मिस्टीरियस कॉल आता है और उस कॉल के आधार पर झारखंड नंबर की एक डस्टर गाड़ी की पहचान की जाती है और उसके बाद से उसी कड़ी को जोड़ते हुए ये इतना बड़ा खुलासा होता है। और नीट परीक्षा में धांधली को लेकर टीवी9 भारतवर्ष के खुलासे के बाद बिहार में सियासत जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के PS का नाम सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है। तेजस्वी यादव को शर्म नहीं आ रही है। उनको अपने सहयोगी के जो पूरे मामले में आए हैं संलिप्तता, उसमें बोलना चाहिए था।
फोटो अगर मेरे साथ या किसी के साथ है उसकी जांच होगी, पर आपके पीएन ने तो डायरेक्ट फ़ोन करके उन पेपर लीक करने वाले लोगों को संरक्षण दिया, कोऑर्डिनेट कराया, और आपने ही के समय में जो अभियंता को बढ़िया से बुला कर अपने यहाँ अलग अलग जवाबदेही दिया गया, उसी दानापुर नगर परिषद के कार्यालय में तमाशा हुआ। तो आज तेजस्वी यादव को जब माथे पूरे चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि जांच निष्पक्ष होना चाहिए, और जो भी लोग बड़े रसूखदार हो, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाए। लेकिन ये मोदी सरकार जो उनके साथ है उसको राफ साफ करना चाहती है, जो उनके साथ नहीं उनको घेरना चाहती है, यही उनकी नीति रही है। और दिल्ली में लगातार बने हुए जल संकट के बीच जल मंत्री आतिशी आज दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह पर हैं। इधर राजधानी में पानी की परेशानी भी बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों की शुरुआत पानी के लिए कुछ इस तरह की भागम भाग से हो रही है। पानी के लिए टैंकर के भरोसे लोग जी रहे हैं। दिल्ली के ओखला इलाके की तस्वीरें हैं ये। टैंकर पानी लेकर पहुंचा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके बर्तन पानी से भर जाएं। पानी के लिए जल मंत्री सरेंडर कर चुकी है। हरियाणा और हिमाचल की सरकारों पर पानी नहीं देने का आरोप लगाने के बाद वो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठ चुकी है। लेकिन बीजेपी समस्या के लिए राज्य की केजरीवाल सरकार की लापरवाही और टैंकर माफिया को जिम्मेदार बता रही है। शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी अब आप घोटाले में भी, यानी कि पानी घोटाले में भी पूरी तरह से संलिप्त है। वही दिल्ली जल बोर्ड, जिसको बाकायदा 600 करोड़ का प्रॉफिट मिलता था आम आदमी पार्टी के आने से पहले, यानी कि शीला दीक्षित सरकार के वक्त, वो अभी 17,000 करोड़ के ऋण में, कर्ज में डूबी है। आप कहिए आप जल मंत्री हैं, आप निकम्मी हैं, आप नाकारा हैं, आप अयोग्य हैं, आप सक्षम नहीं हैं, और आप अपना त्याग पत्र दीजिए, कहिए हमसे नहीं हो रहा है। और वहीं दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का अनशन जारी है। आतिशी ने कहा कि जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है तब तक वो अनशन पर बैठी रहेंगी। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। और दिल्ली में पानी का संकट गंभीर होता जा रहा है। लगातार पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली में सियासत भी जोरों शोरों से हो रही है। एक तरफ दिल्ली पानी के लिए तरस रही है, दूसरी ओर दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही। दिल्ली में पानी पर सियासत भी जारी। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली जल बोर्ड के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी पानी के लिए अनशन कर रही है। आइए जानते हैं दिल्ली को कितने पानी की जरूरत है और उससे कितना पानी मिल रहा है। दिल्ली को 1005 MGD पानी की जरूरत है। हरियाणा से 60% यानी 613 MGD, मुनक कैनाल से 548 MGD पानी, वजीराबाद बराज से 65 MGD पानी, यूपी से 257 MGD पानी, अंडरग्राउंड वाटर 135 MGD। 16 जून को मुनक कैनाल से 548 की जगह 488 MGD पानी मिला है। 18 जून को 548 की जगह 496 MGD पानी मिला। MGD क्या होता है वो भी समझिए। एक MGD में 10 लाख गैलन पानी होता है। एक MGD में 37,85,412 लीटर पानी होता है। एक MGD पानी से 28,500 लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। 100 MGD पानी कम होने का मतलब 28 लाख लोगों को पानी नहीं। 3 करोड़ आबादी वाले दिल्ली को 1005 MGD पानी और 3 करोड़ आबादी वाले हरियाणा को 6,500 MGD पानी। और खबर बिहार से, जहां पर 5 दिन के अंदर दूसरा पुल गिर गया है। सिवान में गंडक नहर पर बना हुआ पुल भरभरा कर गिर पड़ा। पानी की तेज बहाव में पिलर से हुआ
मिट्टी का कटाव इसकी वजह बताई जा रही है। हाल ही में पुल के नीचे नहर का निर्माण किया गया था। घटना दरौंदा प्रखंड के रामगढ़ा पंचायत की बताई जा रही है। पहले अररिया में पुल गिरा था और अब यह दूसरा पुल गिरा है। सोचिए अगर इससे लोग गुजर रहे होते तो क्या होगा। पुल गिरने की कहानी बताएं, उससे पहले हादसे की तस्वीर फिर से देखिए। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया जहां कुछ लोगों ने पुल को धंसते हुए देखा, जिसके बाद दोनों तरफ लोग रुक गए। पिलर धंसते ही कुछ मिनट में पुल धड़ाम से गिर गया। इस हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ। ये पुल दरौदा प्रखंड के रामगढ़ पंचायत में बना था। बताया जा रहा है कि पुल काफी पुराना था और पिछले साल इसकी मरम्मत की गई थी। लोगों की शिकायत है कि नहर बनाने में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से पानी के तेज बहाव से पुल के पिलर से मिट्टी का कटाव होने लगा। देखिए पुल टूटने से पहले कैसे ये पिलर धंस रहा है। थोड़ा रुक रुक कर मलबा गिर रहा है और फिर अचानक तेज आवाज के साथ ये दो हिस्सों में टूट जाता है। पुल गिरने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। गंडक नहर पर बना यह पुल महाराजगंज प्रखंड के पटेड़ी बाजार और दरौदा प्रखंड के रामगढ़ पंचायत को जोड़ता था। इस पुल के सहारे हजारों लोग इस पार से उस पार जाते थे, लेकिन अब लोगों को पास के गांव में जाने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। लोगों ने मांग की है कि पुल गिरने की जांच की जाए और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाए। और ये बिहार में पुल गिरने की कोई पहली घटना नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, बिहार में हो क्या रहा है? एक के बाद एक भरभरा कर पुल गिरते जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, और इसी तरह का निर्माण बिहार की पहचान बन चुका है। देखिए बिल्कुल, पिछले 12-24 महीने में ये 10वीं घटना है, चाहे वो बेगूसराय हो, दरभंगा हो, भागलपुर, खगड़िया, अभी अररिया और उसके बाद ये सिवान। ये आप सोचिए 10वीं घटना है और 10 घटना में 9 निर्माणाधीन पुल बह गए हैं। और वो स्थिति इस साल ये दूसरी घटना है। इस वक्त पिछले 1 महीने के अंदर अगर आप देखें तो दूसरी घटना, और वो भी तब जब बिहार में कोई भी नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर नहीं है। कई घटनाएं पीछे ऐसी होती रही हैं जब नदी का बहाव तेज है, उसमें खतरे के निशान से नदी ऊपर बह रही हो। गंडक नदी में पानी खतरे के निशान से बहुत नीचे है, बागमती नदी में नीचे, कोसी नदी में नीचे। उसके बावजूद अररिया में पुल निर्माणाधीन पुल बह गया। हालांकि ये पुराना पुल था जो गंडक नदी के ऊपर जो बना हुआ पुल था सिवान में, वो आज बह गया है। वहां नहर की खुदाई हुई थी, पहले पुल धंस गया और उसके बाद से पुल बह गया। लेकिन ये शुक्र है कि उस वक्त उस पुल के ऊपर आवागमन या उस तरीके से कोई वाहन गुजर नहीं रहा था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। लेकिन आवागमन पूरी तरह से ठप है और 5 पंचायत को मान जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला वो पुल था और पूरी बिल्कुल ठीक है आपने। और सबसे अच्छी बात यही है, पुल तो गिरा लेकिन किसी को जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया रुपेश इस जानकारी के लिए। और देखिए, पुल गिरने पर तेजस्वी यादव ने हमला भी बोला है। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। हर मामले में आरजेडी को घसीटने की कोशिश होती है, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया। 5 दिन और देखिए दूसरा पुल कैसे गिर गया। सिवान में गंडक नहर पर बना पुल जब गिरा, इसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आप सुनिए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी सिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। नीट पेपर लीक में टीवी9 के खुलासे का असर लगातार जारी है। टीवी9 के खुलासे के बाद एक और गिरफ्तारी हो गई। नीट सॉल्वर गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया। सॉल्वर गैंग का सदस्य पिंटू की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड के देवघर से पिंटू को गिरफ्तार किया गया है। 4 लोग और हिरासत में लिए गए हैं। नीट पेपर लीक मामले में जारी बवाल के बीच पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी। नीट पेपर लीक के आरोप में पुलिस ने सालवर गैंग के सदस्य पिंटू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिंटू के साथ 4 अन्य को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी। आइए जानते हैं कि पुलिस ने जिस पिंटू को पकड़ा है वो कौन है और उसका संबंध किससे है। फरार चिंटू का सहयोगी है पिंटू। पिंटू पेपर लीक सरगना संजीव मुखिया का साथी है। चिंटू पिंटू संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े हैं। नालंदा में संजीव मुखिया के गांव के पास ही दोनों का घर है।
पिंटू की गिरफ्तारी तो हो गई, उसका साथी चिंटू अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पेपर लीक का सरगना संजू मुखिया की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। चिंटू और पिंटू संजू मुखिया के बेहद करीबी हैं। इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग यानी आर्थिक अपराध इकाई लगातार रेड कर रही है। पिंटू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई सुराग मिल सकते हैं। खुलासों के मुताबिक नीट का पेपर सबसे पहले सौरव गैंग के चिंटू के पास आया था। चिंटू और पिंटू ही पटना के अलग अलग ठिकानों से अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल पहुंचे थे। चिंटू और पिंटू ने यहाँ सारे इंतजाम किए थे। और अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को रामकृष्ण के बारे में पढ़ाया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि छात्रों को राम के बारे में जानकारी होना ठीक बात है, लेकिन पेपर लीक कराना पाप है। मध्य प्रदेश सरकार स्कूल और कॉलेजेस के पाठ्यक्रमों में भगवान राम और कृष्ण से जुड़े प्रसंगों को शामिल करने जा रही है। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि राम तो कण-कण में है, माता पिता अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। कांग्रेस इसे राजनीति का हिस्सा बता रही है। बचपन से परिवार पढ़ाता है राम को, कृष्ण को, प्यार को, प्रेम को, मोहब्बत को। कोई पिता ये नहीं कहता खराब इंसान बनना, सब कहते हैं अच्छा इंसान है, राम ने सिखाया है। किताबों में ले भगवान ईश्वर सद्बुद्धि दे, अच्छी बात है, पर पेपर लीक होते हैं। पढ़ के जो बच्चा एग्जाम देता है उस पेपर लीक पे उसका भविष्य खराब होता है। ये जिम्मेवारी इस सरकार की तो है। मध्य प्रदेश सरकार ने जिन जिन जगहों पर राम गए थे उन्हें चिन्हित करके विकसित करने का फैसला लिया। भगवान कृष्ण, भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में गार्ड और कुछ लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान गाड़ी से कुछ लोगों को कुचलने की कोशिश भी की गई। थोड़ी सी कार और पीछे होती तो लोगों को कुचल गई होती। टक्कर के बाद देखिए कैसे कार तेजी से भागी। ये वाकया है गुरुवार की रात का, जब गुरुग्राम की सेक्टर 95 स्थित ROF आनंदा सोसाइटी में रात तकरीबन 11 बजे गार्ड और लोगों के बीच शराब पीने के मामले को लेकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान जमकर चले लाठी डंडे। इस बीच भागते हुए गार्ड्स ने लोगों को टक्कर मारी, कार से कुचलने की कोशिश की गई। इस घटना में सोसाइटी गार्ड्स के अलावा एक बाइक सवार के घायल होने की भी खबर है। पुलिस को मामले की शिकायत आज मिली है, जिसके बाद सेक्टर 10 थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सोसाइटी में कुछ लोग गार्ड्स के साथ शराब पी रहे थे, जिन्हें कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की और इसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद आखिरकार सोसाइटी के लोगों ने दोनों सुरक्षा गार्ड को खदेड़ दिया। और गुरुग्राम में फैक्ट्री का बॉयलर फटने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट से आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए और बॉयलर ब्लास्ट का CCTV वीडियो भी सामने आया है। और ये वो तस्वीर है आपके सामने, बॉयलर में जब ब्लास्ट हुआ और इसके बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के दौलताबाद की इस फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके हुए। धमाके के बाद भीषण आग ने फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। धीरे धीरे आग पूरे इलाके में फैलती चली गई। आसपास की फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। देर रात लगी इस आग को काबू पाने के लिए दमकल कर्मी पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये आग कैसे लगी इसकी जांच जारी है, लेकिन शुरुआती जांच में पता लगा है कि बॉयलर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। CCTV तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे यह हादसा हुआ। आप देख सकते हैं कि बॉयलर फटने के बाद क्या हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी आग की घटना सामने आई है। सुबह कोलकाता के 5वें गास्टन प्लेस में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों और पास के लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भीषण आग से पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब हादसे के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में है। शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने तिरुचिरापल्ली जिले में छापेमारी करके अवैध शराब को जब्त किया। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मौत होने के बाद प्रशासन नींद से जागा है और अब एक्शन शुरू हुआ है।
तिरुचिरापल्ली जिले में कलेक्टर और एसपी ने पचमलाई हिल्स क्षेत्र में छापा मारकर करीब 250 लीटर नकली शराब को जब्त किया। भारी पुलिस बल के साथ कलेक्टर और एसपी ने रात के अंधेरे में छापा मारा। टीम को बड़े बड़े ड्रम में नकली शराब भरी मिली। पुलिस ने उसे नष्ट कर दिया। इस दौरान गांव वालों का जमावड़ा लगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। कलेक्टर और एसपी ने गांव वालों को शपथ दिलाई कि वो नकली शराब से दूर रहेंगे और इसका सेवन नहीं करेंगे। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 50 तक पहुंच चुकी है, जबकि 85 का इलाज सरकारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जबरदस्त हंगामे के बीच ये मामला विधानसभा में भी उठा है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और 3 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही मरने वालों के परिवार वालों को 10 लाख और बीमार लोगों को 50,000 मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। पुलिस अभी तक 3 आरोपियों को पकड़ चुकी है, जिन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। और आज अमरनाथ गुफा में बने बाबा बर्फानी के शिवलिंग की प्रथम पूजा हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। आप भी कीजिए बाबा अमरनाथ का पहला दर्शन। बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर सामने आई है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर आज बाबा अमरनाथ की पहली पूजा की गई। पूजा के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वर्चुअली शामिल हुए। इसके साथ बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने पूजा में भाग लिया। देवाधिदेव महादेव के इस मौके पर पहली आरती की गई। उपराज्यपाल ने भी भगवान शिव की आरती उतारी। मनोज सिन्हा ने 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर कहा कि बाबा के श्रद्धालुओं को इस बार अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से भी भावनात्मक अपील की है। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है, इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने। और आज देवस्थान के मौके पर भगवान राम की नगरी अयोध्या से लेकर जगन्नाथ की नगरी तक अध्यात्म के रंग नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या की ये सरयू नदी है, जहां श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। शास्त्रों के मुताबिक आज सरयू नदी का अवतरण दिवस भी है। इस मौके पर श्रद्धालु दान पुण्य कर्म भी करते दिखाई दिए। गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम स्थल है। प्रयागराज की त्रिवेणी के संगम में भी आज लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालु संगम के तट पर आध्यात्मिक चिंतन और जाप में डूबे नजर आए। पुरी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक किया गया, इसलिए इस दिन को देवस्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवस्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए 15 दिन तक वो गर्भगृह में विश्राम करते हैं। तब तक भक्तों को उनके दर्शन की इजाजत नहीं होती। 15 दिन के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा से 2 दिन पहले गर्भगृह खोले जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, TV9 के खुलासे पर बिहार EOU की मुहर लग गई है। EOU ने माना है कि नीट का पेपर लीक हुआ। इससे पहले सबूत सामने आया, अब EOU ने माना है। EOU ने शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी है इस मामले में। लगातार TV9 ने आपके सामने खुलासे किए हैं और रुपेश हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रुपेश, इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए, बिल्कुल रिपोर्ट मांगी गई थी और रिपोर्ट तैयार करके और रिपोर्ट सौंप दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई के जो हेड है उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट को नाम दिया गया है स्टेटस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और ये जो विस्तृत रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के जो पॉइंटर्स हैं वो TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। तो सूत्रों के हवाले से ये पूरी खबर है कि क्या रिपोर्ट बहुत भेजी गई है, उसमें क्या पॉइंटर्स हैं। और उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, ये EOU ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि पटना में नीट का पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद से उसके तमाम जो जले हुए पार्ट जो अवशेष मिला था, उसमें जो 68 प्रश्नों की जो सूची है वो भी संलग्न की गई है। और ये भी बताया गया है कि उसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। और उसमें पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी गई है कि किस तरह से झारखंड से एक फोन आया था और उस फोन कॉल के बाद से झारखंड नंबर की एक डस्टर गाड़ी को पकड़ा गया, उसमें सिकंदर, अभिषेक और बिट्टू सवार थे। कैसे उसमें से एडमिट कार्ड मिला। फिर जो चौथा पॉइंट है, उसमें ये बयान संलग्न किए गए हैं, जो उसके आधार पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
उन सभी 13 लोगों के जो बयान लिए गए हैं, उन बयानों की कॉपी संलग्न है। उसके आगे जो आर्थिक लेन देन हुआ है, आर्थिक लेन देन का पुख्ता सबूत उस रिपोर्ट में संलग्न की गई है। इसमें कई चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड और कुछ पोस्ट डेटेड चेक, कुछ ब्लैंक चेक जो बरामद हुए थे, उन सब की फोटो कॉपी वहाँ पे संलग्न की गई है। इसके अलावा जो पेपर लीक मामले में जो चारों छात्र जो गिरफ्तार हुए हैं, आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन और अभिषेक, इनके रोल नंबर, बुकलेट नंबर, उनका रोल कोड, उनका परीक्षा केंद्र, ये वगैरह वगैरह जितने ये विस्तृत जानकारी है, सब कुछ उसमें दिया गया है, लिखा गया है। और उन सबसे जो बयान लिए गए हैं चारों छात्रों के, उन चारों छात्रों के बयानों की कॉपी भी संलग्न की गई है। छात्रों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट है कि कौन कहाँ पढ़ता था, कौन किस कोचिंग संस्थान में पढ़ता था, किसका परीक्षा केंद्र कहाँ था। और सभी ने अपने बयान में माना है कि जो उन्हें प्रश्न पत्र दिया गया था, आंसर सहित जो उन्होंने लर्न प्ले स्कूल में उन्होंने रखा था, अंदर परीक्षा हॉल में जाने के बाद से सब कुछ हूबहू पाया गया है। इसके अलावा जो सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं, चाहे वो गिरफ्तार हुए हैं या फिर जो अभी यूयू के रडार पर हैं, उन सब के बारे में, चाहे वो सिकंदर हो, अमित आनंद हो, नीतीश कुमार हो, इन सब के ना सिर्फ वर्तमान जो नीट पेपर लीक का जो कांड है उसमें इनकी संलिप्तता, बल्कि इनकी इतिहास के बारे में भी पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी गई है। इसका रिश्तेदार MBBS है, सिकंदर का बेटा, बेटी, दामाद, संजीव जो मुखिया है, उसका बेटा डॉक्टर है और वो इस वक्त जेल में बंद है, किस कांड में जेल में बंद है। और इसके अलावा नीट पेपर मामले में जो सॉल्वर गैंग के जो फरार लोग हैं, चाहे वो चिंटू, पिंटू, रॉकी और जो जिसे राकेश कहते हैं, संजीव मुखिया। ठीक है रुपेश, तो तमाम बड़े खुलासे TV9 भारतवर्ष लगातार कर रहा है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने भी अब मान लिया है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात देश के वीर सुरमाओं की। तीनों सेनाओं का तेजी से कायाकल्प होना शुरू हो गया है। भारतीय सेनाओं को मिलने जा रहे नए हथियार चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्रों का पक्का इलाज करने वाले हैं। अर्जुन टैंक का सबसे आधुनिक वर्जन बनकर तैयार है। अमेरिका के साथ स्ट्राइकर डील भी लगभग फाइनल हो चुकी है और आंध्र प्रदेश में समंदर के किनारे राफेल M का बेस भी बन गया है। तीनों नई परमाणु पनडुब्बियां समंदर में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आई। Hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank. हमारी तोपों, टैंकों की जो गर्जना आप देख रहे हैं, मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने। आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। आज हम न केवल अपनी बल्कि हमारे पड़ोसियों की मदद के लिए भी हर तरह से तैयार रहते हैं। रीजन में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर भी उभरे। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है।
ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। ये सिर्फ अस्त्र और शस्त्र नहीं है, ये पाकिस्तानी षड्यंत्र का पक्का इलाज है। ये चीनी विस्तारवाद के खिलाफ आवाज है और ये भारत के जांबाजों का सर्वशक्तिमान अंदाज है। जल, थल, नभ, हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं का कायाकल्प हो रहा है। सेनाओं को सबसे आधुनिक, सबसे भरोसेमंद और सबसे मारक हथियार मिल रहे हैं। एक तरफ पेरिस में हो रहे यूरो सैटरी 2024 डिफेंस शो में दुनिया अर्जुन टैंक के सबसे आधुनिक रूप की गर्जना सुन रही है। दूसरी तरफ भारत अमेरिका में स्ट्राइकर टैंक को लेकर डील लगभग फाइनल हो गई है। चार साल पहले दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अर्जुन टैंक पर सवार होकर लोंगेवाला बैटलफील्ड का निरीक्षण करने पहुंचे तो पूरी दुनिया ने भारत के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन की अचूक शक्ति को देखा। लेकिन अब भारत के अचूक और आधुनिक अर्जुन टैंक को एक नया साथी मिलने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर टैंक को लेकर बातचीत बहुत आगे बढ़ गई है। भारत के स्वदेशी अर्जुन टैंक के साथ अमेरिका का स्ट्राइकर टैंक पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर गेम चेंजर साबित होगा। स्ट्राइकर 8 पहिए वाला टैंक है। इसे जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा और अमेरिका में जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम डिवीजन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के संयुक्त उत्पादन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। भारत अमेरिका से इस डील में करीब 150 स्ट्राइकर टैंक ले सकता है। समझौते के बाद इस आर्मर्ड व्हीकल का उत्पादन भारत में किया जा सकेगा। अमेरिका की बातचीत सही नतीजे पर पहुंचती है तो भारत न केवल स्ट्राइकर का को प्रोडक्शन करेगा बल्कि अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करेगा, जिससे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। चीन से लगी सीमा पर भारतीय सेना को ऐसे टैंक की जरूरत है जो सैनिकों के साथ में जाए और इतना हल्का और ताकतवर हो कि ऊंचे पहाड़ी इलाके में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सके। अपनी खूबियों की वजह से स्ट्राइकर टैंक इस जरूरत में फिट बैठता है। स्ट्राइकर को एक टैंक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बख्तरबंद वाहन के रूप में भी। स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल में 0.50 कैलिबर की M2 मशीन गन या 40 mm का MK19 ग्रेनेड लॉन्चर फिट हो सकता है। स्ट्राइकर पर दुश्मन के बम बारूद का भी असर नहीं होगा क्योंकि इसमें बोल्ट ऑन सिरेमिक कवच लगा है।
इसका हल हाई हार्डनेस स्टील से बना है। स्ट्राइकर चलाने के लिए 2 क्रू की जरूरत होती है, लेकिन इसमें 9 सैनिक सवार हो सकते हैं। इसमें 350 हॉर्स पावर वाला कैटरपिलर C7 इंजन लगा है। इसकी रेंज 483 किलोमीटर है। सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है। स्ट्राइकर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यानी स्ट्राइकर एक टैंक भी है और कॉम्बैट व्हीकल भी। यानी स्ट्राइकर मौका मिलने पर दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है और खुद को दुश्मनों की गोलीबारी से बचा भी सकता है। स्ट्राइकर में लगा कवच इसे बेहद खास बना देता है, क्योंकि दूसरे हल्के सैन्य वाहनों की तुलना में स्ट्राइकर में आईडी और एंटी टैंक माइन से बचने की संभावना ज्यादा होती है। स्ट्राइकर को पहाड़ी, मैदानी, दलदली या रेतीली कैसी भी जमीन पर दौड़ाया जा सकता है। स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए आसानी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया जा सकता है। स्ट्राइकर चीन जैसे दुश्मन के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा, क्योंकि स्ट्राइकर को सिर्फ अमेरिकी सेना ही ऑपरेट करती है। स्ट्राइकर की डील में मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि अमेरिका स्ट्राइकर की तकनीक भारत को दे और इसमें भारत की जरूरत के हिसाब से बदलाव करके इसे भारत में ही बनाया जाए। साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। यानी पाकिस्तान की सीमा पर अर्जुन और चीन से लगते बॉर्डर पर स्ट्राइकर देश को वो कवच दे देंगे जो दोनों दुश्मनों के कुचक्र को ध्वस्त कर देगा। लेकिन तेजी से स्वदेशी हथियारों को अपना रही भारतीय सेना का सिर्फ जमीन पर ही कायाकल्प नहीं हो रहा, जल, थल और नभ भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है।